मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर कक्षा 9वीं आप देख पा रहे हैं, यानी बच्चों कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक इतिहास और राजनीति शास्त्र अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करने वाले हैं। यस बच्चों, तो आज का पाठ है संयुक्त राष्ट्र। यस बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, यानी द यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, यूएन पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र द यूनाइटेड नेशंस पार्ट 2। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो आइए बच्चों, आज हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पार्ट 2। तो चलिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, द यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं। यस, तो स्क्रीन पर आप देखिए, आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए बच्चों पार्ट 1 में हमने थोड़ा देखा था। यस, अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उसके हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है जो कि न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, द यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, उसकी ये बिल्डिंग है, तो देख सकते हैं खूबसूरत इमारत, और बच्चों आप देख सकते हैं बिल्कुल आधुनिक तकनीक से बनी हुई यस जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है अमेरिका के यस बच्चों न्यूयॉर्क शहर में है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम आपको और कुछ व्यू दिखाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर की। तो देखिए, एक सुंदर व्यू आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें बच्चों, यस तो अमेरिका के खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क में ये यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे इसी संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें बच्चों, उसका लोगो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड नेशंस आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की पार्श्वभूमि थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करते हुए आगे ले चलेंगे। द यूनाइटेड नेशंस बैकग्राउंड की अगर बात करें बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले चर्चा की थी, ये बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के संदर्भ में हमने चर्चा की थी बच्चों। 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों के साथ शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ। यस बच्चों, तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें बच्चों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के संदर्भ में जिस हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। यस, इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, आपको फिर से याद दिलाएं हम, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक, विभिन्न राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध बने रहें, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल शांतिपूर्ण ढंग से निकालना, मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, इस तरह का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, यानी बच्चों द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम आपको और याद दिलाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की अगर बात करें, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की, तो उसी संदर्भ में हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इस बच्चों अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का एक मंच, सभी राष्ट्रों को समान स्थान प्राप्त, और जिस बच्चों सदस्य की अगर संख्या की बात करें, सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 193। तो बच्चों, इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं न्यूयॉर्क शहर में, ये अमेरिका के। बच्चों, यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलें कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, राइट बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो अब तक 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं, 1914 और से लेकर 1918 तक। जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ बच्चों 1918 में, तो आगे युद्ध न हो ऐसी स्थिति
टालने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, जिसे राष्ट्र संघ कहते हैं। तो बच्चों कई विद्यार्थी कभी गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, दोनों अलग अलग हैं। जिस राष्ट्र संघ की हम बात कर रहे हैं ये जिसे लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, और बच्चों उसकी स्थापना पहले विश्व युद्ध समाप्ति के बाद हुई थी, जो कि शुरुआत में ठीक ठाक रहा, लेकिन बच्चों आगे चल करके वो फेल हो गया। यानी लीग ऑफ नेशंस समाप्त हुआ, इसके बाद बच्चों दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, और चला था 1945। जापान ने जो तहस नहस किया था, अमेरिका ने तहस नहस किया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो बच्चों उसके बाद ही जो है ये जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब जो है महसूस होने लगा कि एक मजबूत संगठन बनाया जाए, वैश्विक संगठन। और बच्चों इसी के साथ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, अब हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करें इसके स्ट्रक्चर की, तो एक बार और हम यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्ट्रक्चर है उस तरह से है। इसमें जनरल असेंबली है यानी आम सभा, सुरक्षा परिषद है सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और बच्चों विश्वस्त मंडल है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय है बच्चों जिसे सेक्रेटरिएट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं 6 अगर अंगों की बात करें, 6 अंगों की 6 पार्ट्स की 6 भागों की बात करें, राइट। जिसमें बच्चों हमने पार्ट 1 में जब हमने अध्ययन किया था तो हमने जनरल असेंबली, आम सभा, सुरक्षा परिषद के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो बच्चों आज उसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, और आज हम बढ़ेंगे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करने वाले हैं, राइट बच्चों। तो चलिए आर्थिक तथा सामाजिक काउंसिल की बात करें बच्चों, तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में समन्वय बनाए रखना इस परिषद का मुख्य उद्देश्य है। इस परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं। आम सभा इनका चयन करती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है तथा प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य नए सिरे से चुने जाते हैं। परिषद में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, राइट। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की। यस, तो स्क्रीन पर आप यूएनओ का हेडक्वार्टर देख पा रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO कहते हैं। इस बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो उसका लोगो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। तो जो वैश्विक स्वास्थ्य की अगर बात होती है तो ये बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे देखरेख करता है। संयुक्त राष्ट्र ने महिला सबलीकरण और स्त्री पुरुष समानता सिद्धांत को समर्थन दिया है। महिलाओं की समस्याओं की ओर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट करने तथा उनसे संबंधित उपाय योजना खोजने के लिए यानी उपाय योजना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में घोषित किया है। तो बच्चों आप जानते हैं जैसे कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस बनाया जाता है। तो पीछे उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका उद्देश्य है कि महिलाओं को किस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात जो है ये विश्व संगठन अर्थात यूनाइटेड नेशंस करता है। तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में घोषित किया है, राइट। तो महिलाओं के सबलीकरण को लेकर के कि महिलाएं किस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ें, और स्त्री पुरुष का जो समानता का सिद्धांत है उस पर अधिक बल दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण की समस्या की बात करें बच्चों तो स्क्रीन पर आप यूएनओ का हेडक्वार्टर देख पा रहे हैं। और बच्चों विश्व स्तर पर पर्यावरण नष्ट हो रहा है और ये गंभीर समस्या है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं विश्व के तमाम विकसित देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, चीन की बात करें, राइट बच्चों, अगर ऐसे देशों की ही बात करते हैं तो ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं।
यानी डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। तो विश्व के जो विकसित देश है बच्चों, ये बच्चों CFC के उत्पादन की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, इसका उत्पादन जैसे रेफ्रिजरेटर है, या यस बच्चों AC की बात करें, यस AC की बात करते हैं, फ्रिज की बात करते हैं, इस तरह से इसमें CFC का उपयोग होता है। और जो CFC है बच्चों बहुत ही खतरनाक है ओजोन लेयर के लिए, O3 के लिए बहुत खतरनाक है। और बच्चों अगर ओजोन लेयर खराब हुई या अगर जिस तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है तो क्या होगा, एक दिन सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेजेज हैं, किरणें हैं, वो सीधे पहुंचेगी मानव के स्किन तक। तो बच्चों इससे तमाम तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा होने लगेंगी। इसीलिए जो CFC का अधिक उत्पादन कर रहे हैं, अधिक उपयोग कर रहे हैं, राइट, ऐसे पर उन पे कम से कम करने की बात कही जाती है। तो बच्चों ये विकसित देश तो सबसे अधिक इसका उपयोग करते हैं। तो जो विकासशील देश है ये कहते हैं कि आखिर में हमें विकास करने का अधिकार है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं इन तरह की बातें उभर कर सामने आती हैं, राइट। लेकिन फिलहाल जो कुल मिलाकर जब पर्यावरण की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है, तो जो पर्यावरण का नुकसान है ये पूरे विश्व का नुकसान है, ये हमें ध्यान रखना, क्योंकि ये गंभीर समस्या है। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में भारत के प्रतिभाग की हम बात करते हैं। इस बच्चों अगर भारत के प्रतिभाग की बात करें तो स्क्रीन पर आप यूनाइटेड नेशंस का लोगो देख पा रहे हैं। इस बच्चों भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। इस बच्चों यानी भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई, इस संस्थापक सदस्यों में भारत शामिल रहा है। तो बच्चों आर्थिक संपन्नता, समृद्धि और विकास की गति हेतु स्थिरता व शांति आवश्यक है। यानी विश्व के तमाम देशों को अगर संपन्नता की ओर चलना है, समृद्धि की ओर चलना है, विकास की ओर चलना है, स्थिरता की ओर चलना है, तो इसके लिए विश्व में शांति की जरूरत है। और बच्चों विश्व में अगर शांति नहीं होगी, स्वाभाविक है लड़ाई फसाद या इस तरह की स्थिति बनेगी, तो फिर विश्व शांत नहीं रहेगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि आर्थिक संपन्नता तभी आएगी जब दुनिया यानी जब ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, वैश्विक यानी स्तर पर बात होती है, विश्व के सभी देशों की बात होती है, तो विश्व के सभी देशों को मानव कल्याण की भावना को सोचना होगा, क्योंकि मानव कल्याण, मानव हित सबसे ऊपर है, ये सभी को ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करें यूनेस्को की बात करें तो स्क्रीन पर आप यूनेस्को देख पा रहे हैं। यस बच्चों किस तरह से जो मदद करता है, यस अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें और इसी के साथ साथ बच्चों हम और इसके संस्थाओं की बात करें तो एटॉमिक सेंटर की आप बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यस जिसे IAEA। यस बच्चों तो विश्व के विकास में इस बच्चों जो एटॉमिक यानी जो पारमाणविक या परमाणु के कह सकते बच्चों, अगर विज्ञान ने इस क्षेत्र में प्रगति की है, उन्नत की है, अनुसंधान किया है, तो मानव के हित के लिए जो एटम है यानी जो अणु की अगर बात करें, इसका उपयोग एटम का किया जाना चाहिए। ये चाहे बिजली के संदर्भ में हो या और शक्ति के रूप में, यस इसका उपयोग मानव की भलाई के लिए किए जाने चाहिए। यस तो ये हमें ध्यान रखना है। इस बच्चों चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। भारत ने निरस्त्रीकरण की अगर बात की, यस बच्चों यानी दुनिया में जिस तरह से परमाणु बमों का जखीरा पूरे विश्व में तैयार है बच्चों, और इतना तैयार है कि यस बहुत ही खतरनाक स्थिति में अगर विश्व की बात करें, विश्व के तमाम विकसित देशों की बात करें, विकासशील देशों की बात है, परमाणु बमों का जखीरा तमाम लोगों के पास है, जिससे पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है। ऐसी खतरनाक स्थिति यानी इतने खतरनाक हथियार तमाम देशों के पास पड़े हुए हैं बच्चों, जो कि बिल्कुल मानव और मानवता के लिए बिल्कुल नहीं ठीक है। तो इसलिए भारत हमेशा निशस्त्रीकरण की बात करता है, यानी दुनिया से ये यानी शस्त्रों का उपयोग, और ख़ास करके जो खतरनाक जो शस्त्र हैं, इस बच्चों चाहे परमाणु हथियारों की बात करें, ये न्यूक्लियर वेपन्स की हम जो बात करते हैं, या बच्चों जो और भी अगर हथियारों की बात करें जैसे प्लूटोनियम है
या जैविक हथियारों की बात करते हैं, या बच्चों जो अगर आज के संदर्भ की बात करें बच्चों, जिस जैसा कि आप बच्चों देख रहे हैं जो वायरस के हमले, जैसे बच्चों कोरोना वायरस की ही बात करें आज के संदर्भ में, तो देखिए कितनी स्थिति विकट बनी हुई है। तो इस तरह से बच्चों अगर देखा जाए तो मानवता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और वैश्विक स्तर पर अर्थात दुनिया के स्तर पर अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये मानवता के खिलाफ है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस परमाणु युद्ध की अगर बात करें बच्चों, विश्व के सम्मुख सबसे बड़ा खतरा है, और इसलिए भारत सैद्धांतिक रूप से परमाणविक अस्त्रों का विरोध करता रहा। तो बच्चों परमाणु युद्ध किसी भी संदर्भ में नहीं होना चाहिए। भारत हमेशा इसके खिलाफ रहता है कि परमाणु अस्त्रों का उपयोग मानवता के लिए, मानव जात के लिए बिल्कुल खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों उसका असर, यस बच्चों, आगे कई पीढ़ियों तक उसका असर देखा जाता है। जैसे जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस बच्चों परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, उसका असर आज तक वैज्ञानिक मानते हैं, इस कहीं ना कहीं उसकी ज़मीन में आज भी उसका असर है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का एक दृश्य स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन आप कर रहे हैं। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, जो कि नीदरलैंड में है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात संयुक्त राष्ट्र की न्यायालयीन शाखा नीदरलैंड के द हेग में है बच्चों। 15 न्यायाधीश, और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो बात कर रहे हैं नीदरलैंड के द हेग में है। इसमें 15 न्यायाधीश, और प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल 9 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की न्यायालयीन शाखा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो यस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में 2 या अधिक राष्ट्रों के आपसी विवाद मिटाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र न्यायालय करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सही अर्थ लगाना ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य है, तथा कानून संबंधी सलाह देना ये कार्य जो है, ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है। तो इस तरह से अगर महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, राइट, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। न्यासी मंडल की बात करें, द ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करें, तो बच्चों दूसरे विश्व युद्ध के बाद अविकसित देशों की मदद हेतु बनाया गया ये न्यासी मंडल। तो बच्चों द ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो बात कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ही था, इसका उद्देश्य क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अविकसित देश थे, इनकी किस तरह से मदद की जाए। तो बच्चों इस तरह से ये तो बनाया गया, और उसके विकास का जो दायित्व था विकसित देशों पर सौंपा गया। उन विकसित राष्ट्रों द्वारा ऐसे प्रदेशों के विकास में सहायता करना तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने या वहाँ लोकतंत्र की स्थापना में सहायता करना ये अपेक्षित था, और उनका उत्तरदायित्व न्यासी मंडल को सौंपा गया था। तो बच्चों न्यासी मंडल का कार्य अब समाप्त हो चुका है। इस बच्चों तो न्यासी मंडल की अगर हम जो बात करें, यस न्यासी मंडल की जो हम बात करें कि न्यासी मंडल का कार्य अब समाप्त हो गया है। चलिए बस इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। स्थायी स्वरूप के विकास यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करें। यस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस बच्चों यूएनओ का हेडक्वार्टर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। यस वर्ष 2000 में विकास के उद्देश्य रखे गए। गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात जोर शोर से कही गई। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे गए, यानी किस तरह से स्थायी स्वरूप के विकास जिसे कहा जाता है। यस बच्चों ध्यान रखिए।
संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा की बात की, यूनाइटेड नेशंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा की बात करें। इस बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस और, तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करना है। जिस बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करना है। इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए कौन से मार्ग अपनाए जाए, यह संयुक्त राष्ट्र की सनद में कहा गया है। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, और जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए, यह संयुक्त राष्ट्र की सनद में कहा गया है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ें। संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा की, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की बात करें बच्चों, तो इस संदर्भ में संघर्षग्रस्त प्रदेशों में स्थायी रूप में शांति निर्माण हो, इसके लिए पोषक स्थिति निर्माण करने का काम इस उपक्रम द्वारा किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ये संघर्षग्रस्त प्रदेशों में स्थायी रूप में शांति निर्माण हो, इसके लिए पोषक परिस्थिति का निर्माण करने का कार्य इस उपक्रम द्वारा किया जाता है। इस बच्चों ध्यान रखिए, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा। आइए बच्चों और आगे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र और भारत की बात कर लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया, तो बच्चों अगर हम भारत की बात करें और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पूर्व जो विविध परिषदें हुई थी उनमें भारत सहभागी हुआ था। इस निह उपनिवेशीकरण, निशस्त्रीकरण, वंशभेद जैसे अनेक प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रस्तुत करने में भारत का सहभाग था। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 1946 में वर्ण द्वेष की समस्या प्रस्तुत करने वाला भारत पहला देश था। इस बच्चों ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र और भारत, यानी द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र और भारत की हम बात करें, द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया। बच्चों संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख अविकसित और विकासशील राष्ट्रों की समस्या पर हुई चर्चा में भारत ने स्थायी अगुवाई की है। संयुक्त राष्ट्र की सेना में सहभागी होने के लिए भारत ने हमेशा अपनी सेना भेजी है। इतना ही नहीं, भारत ने स्त्री सैनिकों की सेना भी भेजी है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष शांतिपूर्ण मार्ग से हल हो, इसके लिए भारत हमेशा प्रयत्नशील रहता है। तो बच्चों इस तरह से हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र और भारत के, इस बच्चों हम संदर्भ में महत्वपूर्ण जो संयुक्त राष्ट्र और भारत के संबंधों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आइए बच्चों इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र और भारत के संबंधों की हम बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष शांतिपूर्ण मार्ग से हल हो, भारत इसके लिए सदैव प्रयत्नशील है। तो चलिए बच्चों पार्ट 2 आपने यहाँ पर समझ लिया है। तो आइए बच्चों अब हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो आपके सामने कोष्टक में, यस बच्चों कोष्टक में से उचित विकल्प चुन करके उत्तर देना है। तो चलिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय टेस्ट देश में है, किस देश में है आप ध्यान से सोचिए, आपके पास 4 विकल्प मिलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है, अमेरिका में है, रूस में है, नीदरलैंड में है या चीन में है। आप याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, यस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की है जो हमने बात की थी। यस आपको याद आ गया होगा बच्चों, यस कई बार चर्चा हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है। यस बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सही उत्तर है नीदरलैंड। यस बच्चों नीदरलैंड के द हेग में है। यस तो नीदरलैंड ध्यान रखिए बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। एक प्रश्न और देख लीजिए बच्चों। यस ध्यान से देखिए, कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टेस्ट न्यायाधीश होते हैं। यस बच्चों न्यायाधीशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी है, 5, 10, 15 या 20। 4 विकल्प आपके पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, यस बच्चों ये हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा। यस कि अंतर्राष्ट्रीय
न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या बच्चों आपको याद आ गया होगा, सही उत्तर है, सही विकल्प है 15। यस बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।